हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई वेलकम यू टू दिस सेशन जहाँ पे हम आपको ओरिएंटेशन देने वाले हैं और पहला लेक्चर भी शुरू करने वाले हैं। ये 2 साल वाले प्रोग्राम के बाद 2 इयर्स प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपना बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म किया है। हमें पता है कि कुछ बच्चों का कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। डेफिनेटली जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा, सिचुएशन नॉर्मल से पे आएगी, आपको कंप्यूटर का भी बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म करना होगा। बहरहाल अगर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको अपने हेल्थ और हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है, एट द सेम टाइम फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ और बहुत सारे एक्सपर्ट्स और WHO की गाइडलाइंस भी आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको अपने फ़िज़िकल फ़िटनेस पे बहुत ध्यान रखना है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। आप कम से कम 30 से 60 मिनट्स का एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर ट्रेडमिल है तो घर पे ट्रेडमिल पे दौड़े, ट्रेडमिल नहीं है तो यू कैन डू स्पॉट जंपिंग, यू कैन डू योगा और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं। यू कैन फॉलो वेरियस चैनल जो फिटनेस पे आपको एक्सरसाइज गाइडेंस दे सकते हैं। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और फूड का, तो आपको बहुत ही हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाली फूड लेनी है। न्यूट्रिशन काफ़ी कैलकुलेट करके देखना है। कोई भी चीज़ ऐसी ना खाएं जो आपको आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। ड्रिंक्स पे भी ध्यान रखें, आपको शुगरी कोला ये सबसे दूर रहें। आप वो सारी चीज़ें लें जो आपकी इम्यून को मेंटेन रखती है। मम्मी पापा जो आपको अच्छे से समझ के खाना दे रहे हैं उसे अच्छे से खाना है और बहुत ही कायदे से आपको वेस्टेज नहीं करना है, बहुत ही रैशनिंग तरीके से खाना है क्योंकि हमें पता नहीं लॉकडाउन कब तक है, लेकिन खाने और इसकी वेस्ट ना करें। आपको अच्छे से वो सारी चीज़ें, एट द सेम टाइम ग्रोसरीज सब खुली हैं, बट फिर भी हमें एहतियात बरतते हुए हमें अपने सारे फूड ये सब को अच्छे से मेंटेन करना है। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो है आपका मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो? मेंटल हेल्थ के लिए सबसे पहले जो क्या नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल भी नेगेटिव न्यूज़ से दूर हो जाओ। नेगेटिव न्यूज़, र्यूमर्स, इन दो पे ज़्यादा सारे न्यूज़ चैनल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। आप पढ़े लिखे जनता हो, आपको पता है रेप्यूटेड बॉडीज़ जैसे कि WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, या रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जो मीडिया में है जैसे कि BBC हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गया, इन सब की रिपोर्ट्स और वेबसाइट्स आप फॉलो कर सकते हैं फॉर राइट न्यूज़ और पॉजिटिव न्यूज़। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़राब हो गया है। बहुत सारी अच्छी न्यूज़ भी हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। थोड़ा सा माइंडफुलनेस लाना है। उसके अलावा आप अपनी, अगर आपको रीडिंग का शौक़ है तो बहुत सारी रीडिंग करें, बुक्स पढ़ें, अपनी विश लिस्ट निकालें। अगर रीडिंग का शौक़ नहीं है फिर भी आप अपने आप को रीडिंग की तरफ पुश करें क्योंकि रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल वन शुड हैव। रीडिंग के बिना आदमी कुछ नहीं है, सो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप रीडिंग पे ज़रूर फोकस करें। जिनको लिखने का शौक़ है वो पोइट्री लिख सकते हैं, स्टोरीज़ लिख सकते हैं, प्रोज लिख सकते हैं। एट द सेम टाइम आप पोइट्री कर सकते हैं, म्यूज़िक इंजॉय कर सकते हैं, आप डांस इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का मूवीज़ का लिस्ट होगा, आप मूवीज़ के लिस्ट फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही माइंडफुल होकर अपने सारे टाइम को राइटफुली एलोकेट करना है। अब आ जाइए IIT JEE और आपकी क्लास 11-12 की पढ़ाई। जैसा कि आप जानते हैं 10th से जैसे आप 11th में जाते हैं, सिलेबस अचानक से जंप करता है। कुछ बच्चों ने बुक्स उठा के देखना शुरू कर दिया होगा, कुछ बच्चे अभी भी रिलैक्स कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं रिलैक्स तो करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आराम से बैठने से बेहतर है हमें आने वाले चैलेंजेस के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सिलेबस जंप होने वाला है। बहुत सारे बच्चे जो बोर्ड्स में 90% प्लस लाने वाले हैं, वो अक्सर देखा गया है कि 11 के फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट यूनिट टेस्ट में फ्लंक कर जाते हैं या बहुत कम नंबर आते हैं। रीज़न बीइंग सिलेबस अचानक से एक्सपैंड करता है। दूसरी चीज़ जो बच्चों को दिक्कतें आती है, जैसे क्लास 6 से लेकर 10 तक आपने जितने भी बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक मेंसुरेशन पढ़ा है, 11th में टीचर एज्यूम करता है कि आपको आता है, जबकि ये सच नहीं। क्योंकि जब आप क्लास 7th में थे तो डेफिनेटली आपको मैथ्स में 100 में 100 नहीं आया था। आप जब 8th में थे तो भी 100 में 100 नहीं आया था। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके रह जाते हैं। अक्सर जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं 100% ग्रास्प नहीं कर पाते, लेकिन 11th में अचानक से एक ऐसा अजम्पशन होता है कि आप 6 से 10 तक सब कुछ जानते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई और मुश्किल हो जाती है और बच्चों को लगने लगता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है।
इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने आप लोगों को कुछ बच्चों का डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने आप लोगों के लिए बनाया है, कुछ बच्चों को हमने सप्लाई कर चुके हैं। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो 2 पार्ट में है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में आपके 3 पोर्शंस के शीट्स मिलेंगे आपको, बेसिक अलजेब्रा के, बेसिक ज्योमेट्री के और बेसिक मेंसुरेशन के। इन तीनों सेक्शन में आप देखोगे क्लास 6 से लेकर 10 तक जितने भी आपने फ्रैक्शन, बोर्ड मास, अलजेब्रा, आइडेंटिटी, फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लिकेशन, पॉलिनोमियल, ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी है, अर्थमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम्स या ज्योमेट्री की बेसिक ट्रायंगल, एंगल से कहानी क्वाड्रिलेटरल तक और पॉलीगॉन्स तक और सर्कल तक। और जब आप मेंसुरेशन में आपने ऑलरेडी 9-10 में जो मेंसुरेशन किया तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आता है, इसलिए हमने उसको डायग्नोज करने की कोशिश की है। तो अभी बहुत ही राइट टाइम है अपनी सारी वीकनेसेस को पकड़ लेने का। ये जो टेस्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये कोई एग्ज़ाम नहीं, ये जस्ट टेस्ट है जो हम देखना चाहते हैं कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें आती है और बच्चे कहाँ कहाँ अटक रहे हैं। जहाँ जहाँ बच्चे अटक रहे हैं वहाँ पे आपको मेंटोर मिलेंगे, मेंटोर आपको असिस्ट करेंगे, आपको रेमेडियल क्लासेस देंगे, रेमेडियल प्रैक्टिस शीट्स देंगे और उसके बाद फिर से आपको वो चीज़ें कराई जाएगी। अगर आप 80% से ज़्यादा लेवल 1 में लाते हो तो आपको लेवल 2 का डायग्नोस्टिक टेस्ट देना है, जिसमें हम आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक करेंगे, जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ आएगा, जो कि आपके 11-12 के लिए बहुत ही अहम है। और जो बच्चे 80% से कम आते हैं उनके लिए हम अलग से एक रेमेडियल क्लासेस देंगे और उनको रेमेडियल शीट्स देंगे और उनको इंश्योर करेंगे कि वो 80% क्रॉस करके ही सेकेंड लेवल के टेस्ट दें और फिर हमारे बैच में इन्फ्यूज़ हों। ओके, अब थोड़ा सा मैं स्टडी हैबिट्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे 2 साल की जर्नी हमारी कैसी होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो लंबी रेस है, ये 730 दिन का समझ लीजिए मैराथन है और मैराथन स्प्रिंट मारने से नहीं जीता जाता। मैराथन के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सही स्पीड से धीरे धीरे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वो बहुत ही सही चीज़ होगा। तो कुछ प्रैक्टिसेस जो हमें फॉलो करनी है वो आप समझ लीजिए। अगर आप लोग के पास पेन पेपर है तो प्लीज़ नोट करते जाइए ये सारे की पॉइंट जो मैं बताया हूँ। एट द सेम टाइम जो बच्चे पेन पेपर नहीं लाए हैं प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, वापस जाएं, पेन पेपर लें, पेन पेपर लेके जैसे क्लासरूम में बैठते हैं वैसे बैठें, हेडफोन लगाएं, अपने आप को शांत जगह रखें। मम्मी पापा साथ में जुड़ना चाहते हैं तो फिर मम्मी पापा को भी साथ में लें, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पेन पेपर साथ में रखना है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि लर्निंग कैसे होती है, कैसे हमें पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आज हमारा पहला लेक्चर है और लेट से आपको पता है कि जो पहला लेक्चर है वो लेट से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है या बेसिक मैथ्स का है या स्टेशियोमेट्री केमिस्ट्री का चैप्टर है या फिजिक्स की मेजरमेंट चैप्टर है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें अपनी बेसिक एनसीईआरटी बुक या आपको जो भी स्टडी मॉड्यूल या स्टडी मटेरियल आपके पास है उसका थोड़ा सा रीडिंग करके जाना। क्योंकि अगर मैं रीडिंग करके वो लेक्चर में जाऊंगा तो मुझे एक आइडिया है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि आज लेक्चर में क्या बातें होने वाली हैं। जब लेक्चर शुरू होता है तो लेक्चर से पहले की जो चीज़ है वो क्या है? आपको प्री रीडिंग करके जाना है। ये हमेशा याद रखिए कि आपको लेक्चर से पहले प्री रीडिंग करके जाना है, सो दैट आपको लेक्चर में फैमिलैरिटी रहे कि क्या चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। और लेट से लेक्चर कंटिन्यूएशन में है, ये आपका सेकेंड या थर्ड लेक्चर है, तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स के एक एक रिजल्ट्स और एक एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स वो सब रिवाइज करके क्लास में घुसना है। ठीक है, ये तो हुआ कि हम क्लास से पहले क्या करेंगे। अच्छा, अब क्लास के बीच में हमें क्या करना है? क्लास के बीच में हमें प्रॉपर लेक्चर नोट्स मेंटेन करते रहना है। टीचर जो भी चीज़ बता रहा है उसे सुनना है, एट द सेम टाइम लिखना है। क्योंकि अक्सर जब टीचर लेक्चर ले रहा होता है तो आपको लगता है मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, बट वो रियलिटी नहीं है। क्योंकि रियलिटी में टीचर आपको टॉर्च दिखा रहा है और आपकी आंखें आप टीचर के टॉर्च को फॉलो कर रहे हैं। टीचर का टॉर्च जैसे ऑफ होता है वो सारा अंधेरा हो जाता है। इसलिए आपको टीचर के साथ साथ अपनी ट्रेस बनाते रहनी है, मतलब आपको अपनी लेक्चरिंग लिखती रहनी है। वो रफ हैंड राइटिंग में लिखेगा ड्यूरिंग द लेक्चर। अगर आप ऑनलाइन बैठे हो तो आप अच्छे हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास कंट्रोल होता है पॉज, रिवाइंड एंड फॉरवर्ड का। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने लेक्चर जो भी मेंटेन किया, आपको घर पहुंचते ही, और अगर रिकॉर्डेड है तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में अपने लैंग्वेज में उस लेक्चर को नोट डाउन कर लेना है। आप समझ रहे हो?
जो टीचर लैंग्वेज देता है और जो आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, दोनों में बहुत अंतर होती है। टीचर जो भी चीज़ लिख रहा है वो या तो वो अपने लैंग्वेज में लिखवा रहा है या किसी बुक सोर्स के लैंग्वेज में लिखवा रहा है, लेकिन बुक सोर्स का लैंग्वेज या टीचर का लैंग्वेज वो आपका अपना नहीं है, जिसकी वजह से आपको दिमाग में रखने के लिए और अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है। तो सबसे पहला काम जो लेक्चर के बाद आपको करना है वो है आपको अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल रहते हैं, जिस भाषा में आप लिखते हैं, क्योंकि वो आपकी सबसे अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ होती है। तो आप उसको बड़ी खूबसूरत हैंड राइटिंग में, साफ़ सुथरी, अच्छे से वेल डॉक्यूमेंट करके, डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट नोटबुक, सब्जेक्ट में डिफरेंट टॉपिक्स के लिए डिफरेंट नोटबुक ज़रूर रखें, क्योंकि आप इस बार सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं पढ़ने वाले हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो आप पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा, आप पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री, आप पढ़ने वाले हैं कैलकुलस। अगर मैं क्या कहते हैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो आप केमिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिसिस। फिजिक्स में भी आप पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। तो आपको कहीं ना कहीं समझना होगा कि आप एक सब्जेक्ट, 2-3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आप कम से कम 8-9 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो हर सब्जेक्ट के डिफरेंट सेग्रीगेशंस के नोटबुक्स आपके पास रेडी होने चाहिए। तो ये था लेक्चर से पहले हमें क्या करना है, ड्यूरिंग द लेक्चर हमें क्या करना है, और इमीडिएटली लेक्चर के बाद हमें क्या करना है। ये तो हो गया जो आपको एक कंटिन्यूटी में रखा। उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, जब हमने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया, अपनी भाषा में कर लिया, तो टीचर आपको ज़रूर कोई असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट नहीं दिया है तो आप एनसीईआरटी के ज़रूर, आपको पता है कि कौन से पोर्शन आपने ख़त्म कर लिए, तो उसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट शीट्स भी आपको मिलेगा, उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अक्सर हमें लगता है कि प्रैक्टिस जब हम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम सीख चुके हैं, लेकिन रियलिटी में ये भी नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करते हो, लेट से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस कर रहे हो, पहला सवाल जब आप पढ़ते हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हो बुक से देख के या याद करके। दूसरा क्वेश्चन आता है, फिर से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दूसरे फॉर्मूले यूज़ करते हो। तो पहले 4-5 सवाल तो आपको लिए फ्रेश होते हैं, लेकिन जैसे ही उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी ऑटोमेट हो जाती है, मैकेनिकल हो जाती है, और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही सवाल करते रहते हैं। तो आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सोच रहे होते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में पहला सवाल ट्रायंगल का होगा, दूसरा सवाल सर्कल का होगा, तीसरा सवाल लीनियर इक्वेशन का होगा, चौथा सवाल क्वाड्रेटिक होगा। तो ये जो गियर, स्विच गियर्स होते हैं ना, ये एक्चुअली में सबसे बड़ी चीज़ों को, इसको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोगों को टेस्टिंग पे रेगुलर रखते हैं। आपकी क्विजेज़ बहुत रेगुलरली होगी, आपकी सब्जेक्ट जब चल रही होगी तो बीच में कुछ क्विजेज़ होंगी। उसके बाद जैसे ही हम लोग लॉकडाउन से आते हैं, हम आपके लिए एक फिजिकल ओरिएंटेशन फिर से रखेंगे, जिसमें हम आपको एग्जैक्टली सारे प्लान्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद ये था कि आपको क्या करना है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मिनिमम जो आपको करना है। उसके बाद आपको अपना शेड्यूल बनाना है। आपको शेड्यूल में जो बच्चा, मैं लिख के कह रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑलरेडी ऑनलाइन वीडियो में ये स्टेटमेंट जा रहा है, आप ये बात एकदम ध्यान से गांठ बांध के सुन लो। जो बच्चा हर दिन 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, नेक्स्ट डे 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा, और थर्ड डे 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा मैथ्स, ऐसे करके वो 3 दिन में 4-4 घंटे रोज बैठता है और हर सब्जेक्ट को देता है, और वो 730 दिन देता है, तो उसको कोई बीट नहीं कर सकता। वो डेफिनेटली आईआईटी के गेट के एंटर कर रहा है, एनआईटी, वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाएगा, जो बच्चा ये कर लेगा। अच्छा, अब ये जो 2 घंटे की जो मैंने बात की, फिजिक्स की 2 घंटे के, जो आप लेक्चर अटेंड करते हो वो आपका 2 घंटा पढ़ाई नहीं होती है। लेक्चर इज वेयर यू आर गेटिंग गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस कि आपको क्या करना है आज के दिन। आप जब नोट्स बना रहे होते हो वो भी आपके लर्निंग में नहीं आता है। थोड़ा बहुत कहूँगा कि हाँ आप आता है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 घंटे की सिटिंग बड़ी शांति से होनी चाहिए, जहाँ पे आप मल्टीपल एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने नोट्स को एनसीईआरटी और मॉड्यूल से कंपेयर कर रहे हो, लर्न कर रहे हो। लर्न करने का मतलब है रटना नहीं, लर्न करने का मतलब है चीज़ों को समझना। कि सबसे पहले आपको ये 3 सवाल हमेशा अपने आप से पूछने हैं, कोई भी चीज़ पढ़े हैं। व्हाट इज़ दैट थिंग, व्हाई दैट थिंग, एंड हाउ दैट थिंग। तो व्हाट, हाई, व्हाई एंड हाउ, अगर आप ये तीनों चीज़ें किसी भी कॉन्सेप्ट का समझते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको आईआईटी जेईई में कोई दिक्कत आएगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद
आप जैसे आप लोग सब ऑनलाइन बैठे हो, जब हमें लॉकडाउन, हमें पता नहीं जब तक कब तक लॉकडाउन है, इसलिए हमने आप लोगों को मेंटर्स हम एलोकेट कर रहे हैं। आपसे एक मेंटर आपसे बात करेंगे। हर एक बच्चे के पास एक मेंटर होगा जो वो खुद उनको कर सकते हैं कॉल, और वो भी आपसे कॉल करेंगे। वो आपसे आपकी एकेडमिक प्लानिंग डिस्कस करेंगे, आपका स्टडी प्लान एवरीडे का बनाएंगे, फिर पूरे वीक का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए वो भी बनाएंगे। उसके बाद सिर्फ एकेडमिक नहीं, नॉन एकेडमिक कंसर्न्स भी आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी सुनेंगी, आपके एपेटाइट क्या है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, एकेडमिक एपेटाइट क्या चीज़ है, आपको किस चीज़ों की रिसोर्स चाहिए, किस चीज़ों की शीट्स चाहिए, कहाँ पे दिक्कत फील हो रही है। तो वो जो मेंटर हैं वो आपसे जुड़े रहेंगे हमेशा। तो आप फील फ्री करते हैं अपने मेंटर, इंडिविजुअल मेंटर से भी बात करने का, और मेंटर डेफिनेटली आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के तहत, नॉर्मल मोबाइल फ़ोन कॉल के तहत आपसे जुड़ेंगे और आपसे बात करेंगे। आप अपनी सारी कंसर्न उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम डायग्नोस्टिक जो टेस्ट आपको मिलेगा, प्लीज़ बहुत सीरियसली लेना और आराम से 2-2.5 घंटा देना, और पूरे सवाल अच्छे से करना। बहुत ही आसान सवाल है ये, आपको एग्ज़ाम नहीं कर रहा, ये टेस्ट कर रहा है कि आपको क्या चीज़ आता है और आपको क्या चीज़ अटक रहे हो। अगर आप बहुत ईमानदारी से और बड़ी शिद्दत से ये देंगे तो हम रिकग्नाइज़ कर पाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे परेशानी हो रही है, और जब हम रिकग्नाइज़ कर पाएंगे तो हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं आपको की वजह से। तो ये सारा टाइम जो लॉकडाउन का है हमें ये सब में बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये सारी चीज़ों को समझने के लिए। राइट बच्चों? अच्छा, आज हम लोग आपका पहला लेक्चर शुरू करने वाले हैं, और उस लेक्चर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हम इसको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री 1, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11-12 में बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड किया जाता है। तो अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं उसको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री 1। तो जो पहला लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री 1, वो ऑलरेडी आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ें आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ी है। तो इस लेक्चर में हम इस जो मॉड्यूल है ट्रिग्नोमेट्री 1, इसमें हम क्या क्या करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ने की जो बात कर रहे हैं हम, तो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले इस लेक्चर का जो पहला पार्ट होगा, हम बात करेंगे बेसिक्स फ्रॉम प्रीवियस क्लास। हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हमने पढ़ी होगी, वो जल्दी से क्विक रिवीजन लेंगे। तो बहुत जल्दी से हम पहले बात करेंगे, तो उस पर ज़रूर ध्यान देना, उसके व्हाट, वाई और हाउ पे ज़रूर ध्यान देना। दूसरा पार्ट जो हम पढ़ने जाएंगे कि एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, रेशोज, अलाइड एंगल फॉर्मूले। ये सब आपको अभी नए टर्म्स लग रहे होंगे, लेकिन एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, एंगल क्या होता है, उसके मेजरमेंट कैसे होते हैं, एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, उसकी रेशोज, अलाइड एंगल फॉर्मूला, ये सब क्या है अभी हम सीखेंगे। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने ऑलरेडी 9-10 में कार्टेशियन प्लेन देखा है और आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो इस बार हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ग्राफ देखेंगे। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, जैसे हमने क्लास 10th में कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की, तो आइडेंटिटीज़ और एक्सपैंड करेंगी। फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन फार्मूला, वो भी आइडेंटिटीज़ के अंदर आता है। मल्टीपल एंगल्स, मतलब 2 थीटा 3 थीटा, इसको हम हैंडल करना सीखेंगे। मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सारे जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्री 1 का हिस्सा है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे बेसिक फ्रॉम प्रीवियस क्लास पढ़ने की, और कुछ सेकेंड पार्ट की कुछ पोर्शन को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप लोग आई होप सब कोई रेडी हो बुक पेपर पेन के साथ, और बहुत हेडफोन अपने प्लेस को अच्छे से क्लीन करके रखा है, डिक्लटर करके रखा है, नॉइज़ लेस इन्वायरमेंट है, आप बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हो। राइट, तो बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या है। अच्छा, आप लोग ज़रूर मोबाइल को अवॉइड करें ड्यूरिंग द लाइव वीडियो क्लास। कोशिश करें डेस्कटॉप, लैपटॉप, आईपैड और टैबलेट पे देखने की, क्योंकि स्क्रीन बड़ा होता है। मोबाइल फ़ोन अवॉइड करें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो अगर आपके पास डेस्कटॉप है, आईपैड है, लैपटॉप है, किसी के पास भी घर में है, तो प्लीज़ उनके साथ आप रिक्वेस्ट कीजिए और उनसे लीजिए, और आप ये सारे डेस्कटॉप लैपटॉप से देखें। अगर अब मोबाइल फ़ोन ही एक अकेला चीज़ है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप मोबाइल फ़ोन से ही कीजिए। ये नहीं कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं।
ओके, अब प्रीवियस क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, एक कार्टेशियन प्लेन है और उसमें मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है, देख रहे हैं आप, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आप देख सकते हैं ओ बी एक बेस है जिसको मैंने बी से रिप्रेजेंट कर रखा है, बी पी एक हाइट है जिसको पी से रिप्रेजेंट कर रखा है, और ओ पी हाइपोटेनस है जिसको मैंने एच से रिप्रेजेंट कर रखा है, और ये एंगल थीटा है। तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, क्योंकि बेस एंगल क्या है मेरा, थीटा। और आपको पता है साइन ऑफ थीटा को हम साइन थीटा भी कहते हैं, और उसका क्या मतलब होता है, थीटा के अपोजिट जो एंगल है, साइड जो है थीटा के अपोजिट, तो देख सकते हैं साइन थीटा इज बेसिकली पी अपॉन एच, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस आपको ऑलरेडी पता है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा इज हाइट अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पता है टैन का ही रेसिप्रोकल होता है कोटैन, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको पता है सीकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन, तो एच अपॉन बी। और आपको पता है कोसिकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दैट इज वाई हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो h मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, और p मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब हाइट, और b मतलब बेस है। आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है जो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रिग रेशियोज। आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज अगर थीटा बेस एंगल ये है तो हाइट ये होगा और हाइपोटेन्यूस ये होगा। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आप देख सकते हो। और टैन थीटा आपको पता है हाइट अपॉन बेस होता है, ए बी अपॉन बी सी। अगर मैं ए बी अपॉन बी सी को लिख दूँ ए बी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन बी सी, क्योंकि ए सी मैंने दोनों तरफ लाया तो कट कर दूंगा तो सेम ही चीज़ आ जाएगी, तो मैं ये लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाई बी सी अपॉन ए सी। और आपको पता है ए बी अपॉन ए सी क्या होता है, साइन थीटा होता है, और बी सी अपॉन ए सी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप कह सकते हैं टैन थीटा का एक दूसरा रिलेशन है साइन थीटा कॉस थीटा के साथ, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी तरीके से आपको पता है, अभी मैंने बताया भी कि कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो आपको ये बात समझना होगा, टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो आइडिया ये है कि हम सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और टैन थीटा, इन चारों को साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रिलेशनशिप हमें पता होनी चाहिए, जो कि आप लोग को ऑलरेडी रटी हुई होगी, आप लोग इतने दिनों से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो। अब मान लीजिए हमें क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री का जानना है, तो हमें डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। अब कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा जिसका बेस एंगल 45 है। तो आपको पता है कि अगर 90 डिग्री हाइट है, तो अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूँ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ ये 90 डिग्री है, और मैं कहता हूँ ये 45 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये भी 45 डिग्री होगा, राइट। और दोनों 45 डिग्री हो चुका है। तो अगर मैं कहूँ ये ए है, तो ये भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन चुका है। और पाइथागोरस थ्योरम आप बचपन से पढ़ रहे हो, तो आप कह सकते हो ये जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा, √2a, राइट बच्चों। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए 45 डिग्री का, तो आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स आपने फिगर आउट कर लिए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है साइन 45 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज a अपॉन √2a विच इज 1/√2। सिमिलरली कॉस 45 डिग्री आपसे कोई पूछता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, 1/√2। आपसे कोई पूछता है कि tan 45 क्या होगा, तो आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो, हाइट अपॉन बेस दैट इज a अपॉन a दैट इज 1। आपसे कोई पूछता है sec 45 डिग्री, आपको पता है sec 45 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 45 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं √2। आपसे कोई पूछता है cosec 45 डिग्री, तो आप बोल सकते हो इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ sin 45 डिग्री, आपको पता है sin 45 डिग्री 1/√2 है, तो ये हो जाएगा √2। आपसे कोई पूछता है cot 45 डिग्री, तो आप बोल सकते हो कि सर कोटैंजेंट इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। तो हमने बड़े आराम से 45 डिग्री के सारे वैल्यूज निकाल दिए।
सेम वे ओके ना, उसी तरीके से हम क्या कहते हैं, आपका 30 डिग्री अगर ट्राइंगल है तो अब हमें फिर से एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा। चलो बना लेते हैं, हमने बना लिया। फिर उसके बाद लेट से ये तो हो गया 90 डिग्री, और लेट से दिस इज 30 डिग्री। अब हमें ये सोचना होगा कि कौन से ट्राइंगल में 30 डिग्री आ सकता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो 30 डिग्री, थोड़ा सा एक मिनट में फिर से ये करूँगा। 30 डिग्री बनाने से पहले हम लोग 60 डिग्री का सोचेंगे। पहले हम क्या सोचेंगे कि हाउ टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री। अब कौन सी ट्राइंगल में आप 60 डिग्री बड़े आराम से देखते हो? तो आप लोगों को बचपन से पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं होता है। तो पहले हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को अगर मैं बना दूं तो ये बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में लेट से ये 2a है, ये 2a है, ये 2a है, राइट। हमने क्या किया, हमने तीनों साइड्स को 2a 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 ए भी लिख सकते थे, हमने 2a किया ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। ओके बच्चों, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक हाइट गिरा दी। कैसे हाइट गिराई, मैंने यहां से रखा और यहां पे हाइट गिरा दिया, हाइट गिर गया, राइट। आप लोग ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंसी से पढ़ रखे हो, तो आपको पता है कि भैया ये और ये बराबर है। आपको पता है कि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। आपको पता है ये बराबर है। तो आपको डेफिनेटली पता है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओके दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। तो ये 2a है तो ये बन गया a। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं तो मेरे पास एक नया राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जो कुछ ऐसा लग रहा है, राइट। जिसमें ये रहा 60 डिग्री, ये रहा 90 और ये रहा 30 डिग्री, राइट। अब देखिए ये हो गया a, ये हो गया 2a। पाइथागोरस थ्योरम करके मैं कह सकता हूँ 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर माइनस a। अगर 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई अंडर रूट इज द हाइट। तो जिसको मैं लिख सकता हूँ √3a, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे तो यही होगा, देख लीजिए √3a स्क्वायर विच विल टर्न आउट टू बी √3a। अब आपसे कोई पूछता है सर साइन 60 डिग्री क्या होगा, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो √3a बाई 2a विच इज √3/2। आपसे कोई पूछता है cos 60 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज a अपॉन 2a 1/2। और जैसे ही आपको साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री पता है तो आप tan 60 डिग्री बता सकते हो, दैट वुड बी √3। tan 60 वुड बी √3। आपसे कोई पूछता है कि cot 60 डिग्री क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/√3। और आपसे कोई पूछता है cosec 60 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे, रेसिप्रोकल ऑफ साइन 60 डिग्री, तो आप बोलोगे 2/√3। आपसे कोई पूछता है sec 60 डिग्री, तो आप बोलोगे 2, क्यों, क्योंकि cos 60 डिग्री हाफ होता है। सिमिलरली हम इसी डायग्राम को उठा लेते हैं, कॉपी कर लिया और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब देखो हमें 30 डिग्री के लिए चाहिए, सेम डायग्राम हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है दिस इज माय 30 डिग्री। अब जब मुझे ये पता है कि ये मेरा 30 डिग्री है तो मुझे साइन 30 डिग्री बताना है। अब साइन 30 डिग्री के लिए ये अगर बेस है, ये अगर बेस एंगल है तो हाइट ये हो गया, क्योंकि इसके अपोजिट ये है तो ये हाइट हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो साइन 30 डिग्री क्या हो गया, a/2a 1/2। और cos 30 डिग्री क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, √3a/2a क्या हो गया, √3/2। तो मेरे पास साइन 30 डिग्री भी हो गया, cos 30 डिग्री भी हो गया। उसके बाद आपको पता है कि tan 30 डिग्री कैसे निकालेंगे, cot 30 डिग्री कैसे निकालेंगे, sec 30 डिग्री कैसे निकालेंगे।
कोसेक 60 कैसे निकालेंगे, राइट बच्चों? ओके, अब आते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री पे। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री को हमें कैसे समझना चाहिए? तो जैसे अगर आप देखो, अगर मैं एक वॉल बना दूं, ये एक वॉल है, क्या है ये? एक वॉल है, और ये वॉल को मैं ऐसे शो कर दिया कि दिस इज अ वॉल, राइट। और मैंने एक स्टिक बना दी, ठीक है, ये एक स्टिक है। और इमेजिन करो कि ये स्टिक अभी थीटा पे है और ये नीचे धीरे धीरे गिर रहा है, स्लाइड डाउन कर रहा है। तो ये अगर हाइट एल है तो ये गिर के थोड़ा ऐसा हो जाएगा, हाइट तो चेंज नहीं होगा लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा, थीटा से अल्फा। तो आप जैसे जैसे देखोगे कि एंगल जैसे जैसे स्लाइड डाउन हो रहा है वैसे वैसे एंगल नीचे की तरफ आ रहा है, और एंगल जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है हाइट नीचे की तरफ आ रहा है, हाइट कम होता जा रहा है। पहले हाइट ये था, अभी हाइट ये हो गया है। और आप देखोगे बेस बढ़ता जा रहा है, पहले बेस ये था, बेस ये हो गया है। तो जैसे मान लो कंप्लीट ज़मीन पे गिर गया, मान लो कंप्लीट ज़मीन पे रॉड गिर गया है, जैसे ही रॉड ज़मीन पे कंप्लीटली गिर गया है तो क्या हुआ? एंगल क्या हो गया? एंगल हो गया 0 डिग्री। हाइट क्या हो जाएगा? कंप्लीट ये लेट चुका है तो हाइट हो चुका है 0। बेस क्या हो गया है? बेस हाइपोटेनस के बराबर हो गया, तो बेस का लेंथ हो गया L। और हाइपोटेनस का लेंथ क्या है? हाइपोटेनस का लेंथ फिक्स है, दैट इज L। तो 0 डिग्री की सिनारियो ये हो गई। आपको पता है, एंगल पता है, हाइट पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, आप स्मार्ट हो। आप बता सकते हो साइन 0 डिग्री क्या होता है? तो आप बोलोगे सर साइन 0 डिग्री इज हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो गया? 0 अपॉन एल, 0 हो गया। आपसे कोई पूछता है सर cos 0 डिग्री बताओ बच्चा, तो आप बोलते हो सर cos 0 डिग्री क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एल अपॉन एल दैट इज 1। तो मैं कह सकता हूँ साइन 0 डिग्री 0 होता है और cos 0 डिग्री 1 होता है। वैसे ही आपसे कोई पूछता है कि अच्छा साइन 0 डिग्री अगर 0 होता है तो बताओ कोसेक 0 डिग्री क्या होता है? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 बोलना गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं इन्फिनिटी, जो गलत है। 1 अपॉन 0 और इन्फिनिटी दोनों नॉट डिफाइंड चीज़ें, इसका ये मतलब नहीं कि वो दोनों सेम है। तो जैसे ही कोसेक 0 डिग्री होता है आपको बोलना है नॉट डिफाइंड। क्या बोलना है? कोसेक 0 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और आपसे कोई पूछता है टैन 0 डिग्री, तो आपको पता है हाइट अपॉन बेस, तो अगेन 0 अपॉन एल 0 है। और कोई आपसे कॉट 0 डिग्री पूछेगा तो आपको क्या बोलना है? नॉट डिफाइंड। क्या बोलना है? नॉट डिफाइंड। और आपसे कोई पूछेगा सेक 0 डिग्री क्या होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, तो सेक 0 डिग्री क्या होगा? 1 होगा, राइट। सिमिलरली अगर मुझे सेम स्टोरी किसके लिए करना है? मुझे सेम स्टोरी करना है 90 डिग्री के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूं। अब ये क्या हुआ? अब मैं इसको खत्म कर, अब देखो क्या हो रहा है, पूरी सिनारियो को समझना होगा हमें, ठीक है। अब देखो हमने फिर से देखा, एक वॉल बना देता हूं मैं, सॉरी, वॉल बन गया, और एक फिर से रॉड रख देता हूँ, रख दिया। अब ये जो रॉड है ना, ये रॉड ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये इधर की तरफ आप पुश करोगे तो रॉड ऊपर की तरफ स्लाइड अप करेगा। जब रॉड ऊपर की तरफ स्लाइड अप करेगा, ये मान लो अल्फा है तो ऐसा हो जाएगा बीटा। तो आप देखोगे एंगल बढ़ रहा है, एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हाइट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो पहले हाइट ये था, उसके बाद हाइट ये हो गया। बेस क्या हो रहा है? घट, बेस घट रहा है। पहले बेस ये था, उसके बाद बेस ये हो गया है। हाइपोटेन्यूज क्या है? वो फिक्स है L, जो कि लेंथ ऑफ द रॉड है, ठीक। अब एंगल 0 से जैसे 90 डिग्री बनेगा, ऐसा रॉड पूरा सीधे इसके ऊपर आ जाएगा,
वॉल के अटैच हो जाएगा, और जैसे 90 डिग्री पे वॉल पे अटैच हो जाएगा, हाइट हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा। हाइपोटेनस ऑलरेडी एल है, और बेस क्या हो जाएगा, बेस 0 हो जाएगा। नाउ आप स्मार्ट हो, आप आगे से आराम से निकाल सकते हो। साइन 90 डिग्री क्या होगा, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एल अपॉन एल, दैट इज 1। और कॉस 90 डिग्री क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 0। आपको पता है सेक 90 डिग्री क्या बन जाएगा, सेक 90 डिग्री बन जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। आपसे tan 90 डिग्री कोई पूछेगा तो क्या बनेगा, आपको पता है साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री, विच इज 1/0। आप इसको क्या कहोगे, नॉट डिफाइंड। tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है। cot 90 डिग्री क्या होगा, cot 90 डिग्री 0 होगा, क्योंकि cos 90 अपॉन साइन 90। आप तो समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से समझते हैं। तो जो आप लोग क्लास 10th में, आप लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये चीज़ याद हो। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझना ज़रूरत है। याद अपने आप हो जाता है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं। तो आप देख लो ये एंगल्स कहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, एंगल 0 से 90 डिग्री। जैसे ही आप 11th में जाओगे, आपको कुछ एंगल्स और सीखनी है, जैसे कि आपको 15 डिग्री समझना होगा, आपको 75 डिग्री समझना होगा, आपको 22.5 डिग्री समझना होगा। तो इन कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स को हम निकालना, हमें 18 डिग्री हम निकालना सीखेंगे कि 18 डिग्री की वैल्यू कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, 36 डिग्री की कैसे निकालते हैं, 54 डिग्री की कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप क्लास 11th में सीखने वाले हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे से हम इसको सीख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो आपने क्या कहते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी। मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आपने ऑलरेडी जानते हो। आपने क्या पढ़ रखा है, पाइथागोरस थ्योरम से आपने प्रूव किया था। आप पहला आइडेंटिटी कहते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैजिक हुआ कैसे, ये मैजिक हुआ क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ने कहा। पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा, पाइथागोरस थ्योरम कहा लेट से ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस बाबा ने कहा, पाइथागोरस बाबा ने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। उन्होंने कहा दोनों इक्वेशन को, दोनों साइड को सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या कहा, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मैंने दोनों साइड सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। आपको पता है ए अपॉन सी क्या होगा, ये अगर ये थीटा है तो ए अपॉन सी होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। बी अपॉन सी क्या होता है, कॉस थीटा, उसका स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या होता है, 1। तो ये आइडेंटिटी बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर सी स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया, बी स्क्वायर से क्यों नहीं डिवाइड किया। तो बी स्क्वायर से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर। ए अपॉन बी आप सभी को पता है, ए अपॉन बी होता है टैन थीटा, उसका स्क्वायर क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 होता है। और सी बाई बी क्या होता है, सेक थीटा, और उसका स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। आप ये भी आइडेंटिटी जानते हो कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। फिर आप बोलोगे सर बी स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया, ए स्क्वायर से क्यों नहीं डिवाइड किया, उससे भी कर लो। ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 होता है। बी बाई ए क्या होता है, कॉट थीटा, उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और सी बाई ए क्या होता है, कोसेक थीटा, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज जो हैं आपको एक्सपेक्ट किया जाता है क्लास 10th में कि आपको आती हैं। और जो आखिरी आइडेंटिटी जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं ये कहूँ ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, तो आपको पता है थीटा के लिए ये हाइट होता है और ये बेस होता है, और 90 माइनस थीटा के लिए ये हाइट होता है और ये बेस होता है। तो आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, OM अपॉन OA। और अगर मैं आपसे पूछूं cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलते हो दिस इज 90 माइनस थीटा, तो बेस क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे ए नहीं होगा, जस्ट अ सेक। अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन थीटा क्या होगा, तो आप बोलते हो PM अपॉन OP। और आपसे कोई पूछता है cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बोलते हो दिस इज 90 माइनस थीटा, तो उसके सामने क्या हो गया, OM
बेस ये हो गया, तो PM अपॉन OP। तो आपको पता चल गया कि साइन थीटा के लिए जो हाइट था वो कॉस 90 माइनस थीटा के लिए बेस बन चुका है। तो इसलिए आपको ये पता है कि साइन थीटा इज कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस थीटा इज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि जो हाइट और बेस है, हाइपोटेनस तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हाइट और बेस थीटा और 90 माइनस थीटा रेफरेंस एंगल पे चेंज होता है। आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है। सो दिस इज द आइडेंटिटी विच यू नीड टू नो। अब आते हैं क्लास 11 के पोर्शन पे। पहले हमें समझना होगा बहुत ही बेसिक से, अब तक जो चीज़ें हम समझ रहे थे वो तो ठीक है, हमने राइट एंगल सिस्टम पे काम किया था, लेकिन अब क्या है कि एंगल जो चीज़ होती है वो सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक की चीज़ नहीं होती है। एंगल 90 डिग्री के बियॉन्ड भी जाती है और एंगल नेगेटिव में भी जाती है। तो एंगल को मेजर करना बहुत ज़रूरी है। तो एंगल, अगर आपसे कोई पूछता है कि एंगल क्या है, तो आप बोलते हो टू इंक्लाइनिंग लाइन और लाइन सेगमेंट्स दे मेक एंगल्स, राइट? अगर आपसे कोई पूछता है, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू मेजर दैट, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स। जो इंक्लिनेशन है उसको मेजर कैसे किया जाए? तो उसको मेजर करने के लिए दो सिस्टम होता है। एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम ये बेस 60 को फॉलो करते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम, जैसे डेसिमल सिस्टम में बेस 10 यूज होता है, उस वजह से सेक्साडेसिमल सिस्टम में बेस 60 यूज होता है। तो एक सिस्टम होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, और एक होता है सर्कुलर सिस्टम। एंगल को मेजर करने के लिए दो सिस्टम हम यूज करते हैं, सेक्साडेसिमल और दूसरा सर्कुलर। अब इट्स मोर लाइक ये स्टैंडर्ड है और ये ब्रिटिश का है, लेकिन अब तक जो भी आप पढ़ रहे हो आप ज़्यादातर सेक्साडेसिमल सिस्टम को पढ़ रहे हो। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि कहाँ से शुरू हो रहा है सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो सबसे पहले ये एक राइट एंगल डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? एक राइट एंगल। ये बन गया एक राइट एंगल, एल शेप। एल शेप को ये लोग कहते हैं राइट एंगल। और इस राइट एंगल को ये 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है? वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब 90 इक्वल पार्ट्स है तो ईच पार्ट को कोई नाम देना होगा, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। ओके बच्चों, एक राइट एंगल है, एल शेप है, उसको 90 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो तो जो एक पार्ट बन के आता है दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम का सबसे बेसिक यूनिट है। अब 1 डिग्री भी कोई एंगल होगा जब दो लाइन एक दूसरे पे बिल्कुल चिपका सा होगा और माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा या नैनोस्कोप से दिखाई देगा कि 1 डिग्री के फासले अभी भी हैं। उस 1 डिग्री को हम फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स से डिवाइड करते हैं। किससे पार्ट करते हैं? 60 इक्वल पार्ट्स को। तो जो 1 डिग्री है वो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ईच पार्ट को हम कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे? ईच पार्ट को हम कहते हैं मिनट। क्या कहते हैं? तो 1 डिग्री क्या बन जाता है? 60 मिनट। अब 1 मिनट भी जो एंगल है वो भी अगर आप नैनोस्कोप एकदम छोटे से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो भी दिखाई देगा कि हाँ, द टू लाइन्स आर लिटिल सेपरेटेड, दे आर मेकिंग सम एंगल। नाउ दिस 1 मिनट को हम फिर से 60 इक्वल पार्ट से डिवाइड करते हैं। और आपको पता है 60 इक्वल पार्ट्स, अब 1 मिनट को अगर हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है सेकेंड। तो हम 1 मिनट में क्या कहते हैं? 60 सेकेंड। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है? आपको याद रखनी है कि 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, जो कि ऑलरेडी पता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। दिस इज द सेक्साडेसिमल सिस्टम विच यू हैव टू रिमेंबर। आपको पता है, आप ऑलरेडी जानते हो, इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, जस्ट आपको बताया कि डिफाइन कैसे हो रहा है। सिमिलरली जब हम सर्कुलर सिस्टम में आते हैं तो यहाँ पे टर्म आ जाता है रेडियन। क्या आ जाता है? रेडियन। उसमें था डिग्री, इसमें क्या आ गया? रेडियन। अब रेडियन है, जैसे हमने राइट एंगल डिफाइन किया था उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था और हर इक्वल पार्ट को हमने डिग्री कह दी थी, तो हमने डिग्री को इस तरीके से डिफाइन किया। अगर हमें रेडियन को डिफाइन करना है तो हमें क्या करना होगा? तो आप जैसा कि ऑलरेडी क्लास 10th में चैप्टर पढ़े थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपने पढ़ रखा था। अब उसमें क्या है कि उसमें आपने देखा ये क्या डायग्राम बना हुआ है? ये एक सेक्टर है। क्या है ये? सेक्टर है। इसको हम कहते हैं रेडियस और इसको कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क।
ये कह रहा है कि जब पूरा कंप्लीट सर्कल होता है तो कितना एंगल होता है, 60, पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। ये कह रहा है कि 1 रेडियन ये एंगल है। कब ये एंगल 1 रेडियन है? अच्छा छोड़ो, पहले 1 रेडियन डिफाइन करने से पहले अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों बताओ मुझे कि 60 डिग्री कैसे डिफाइन करोगे, तो आप क्या करोगे? सर 60 डिग्री में ऐसे डिफाइन करूंगा कि सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूंगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के बाद मैं बोलूंगा सर इस इंक्लिनेशन को क्या कहते हैं? इस इंक्लिनेशन को कहते हैं 60 डिग्री। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से जब आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों 1 रेडियन डिफाइन करो, तो आप बोलोगे सर 1 रेडियन क्या है? आप ना एक सेक्टर बनाओ। सेक्टर इस तरीके से बनाओ कि ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों बराबर हो गए। देखो इसमें और इसमें फर्क है, ये लाइन है और ये एक कर्व लाइन है। कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल सा ही है लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, ये एक सेक्टर है। और सर ये कहानी में इस एंगल को, ये जो भी एंगल डिग्री में हो, इस एंगल को हम कहते हैं 1 रेडियन। क्या कहते हैं इसे हम? 1 रेडियन। ओके बच्चों, अब 1 रेडियन तो हमने डिफाइन कर दिया। अब क्वेश्चन आया कि भैया 1 रेडियन होता क्या है, कैसे मेजर करोगे डिग्री में? सही सवाल है। तो अब आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि 1 रेडियन हमें डिफाइन तो कर दिया है, लेकिन 1 रेडियन फाइन कैसे करोगे? तो आपने ऑलरेडी क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसमें आपने ऑलरेडी पढ़ा था सेक्टर में जब आपसे कोई पूछता था लेंथ ऑफ आर्क, तो आप बोलते थे लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा इन डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। राइट बच्चों, यही पढ़ते थे। अब आपको इसी में हमें पता है ये 1 रेडियन है। अब 1 रेडियन को मैंने बराबर कर दिया x डिग्री के। अब मुझे x डिग्री चाहिए, x ही तो निकालना है। अब लेंथ ऑफ आर क्या है? ये r है, ये r है, ये r है, तीनों r है। लेंथ ऑफ r की जगह पे मैंने लिख दिया r, थीटा डिग्री की जगह मैंने लिख दिया x डिग्री, 360 डिग्री को मैंने लिख दिया 360 डिग्री इंटू 2 पाई r। r से r कट गया, मैंने कहा x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। अब बताओ x डिग्री क्या है? x डिग्री है 1 रेडियन। तो आपसे कोई पूछता है 1 रेडियन क्या है? x डिग्री। और x डिग्री क्या है? 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। तो मैं कह सकता हूं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? फिर से देखते हैं। हमने लेंथ ऑफ आर्क डिफाइन किया, हमने कहा कि भैया ये है मेरा सेक्टर, और 1 रेडियन को मैंने डिफाइन किया कि ठीक है सर ये आर है, ये आर है, ये आर है। और मैंने लेंथ ऑफ आर्क ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ रखा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में कि भैया थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर इज लेंथ ऑफ आर्क। मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया और इक्वेशन बना दिया। लेंथ ऑफ आर्क क्या था? आर था। एंगल क्या था? 1 रेडियन, जिसको मैंने कह दिया x डिग्री। अपॉन क्या डाला? 360 डिग्री। सरकमफेरेंस क्या है? 2 पाई आर। फिर मैंने कट्टम कुट्टम कर दिया, r से r कट गया। आपको पता है x डिग्री क्या हो गया? 360 डिग्री अपॉन 2 पाई विच इज इक्वल टू 1 रेडियन। और 1 रेडियन क्या हो गया? 2 पाई 360 डिग्री अपॉन 2 पाई, और पाई रेडियन क्या हो गया? 180 डिग्री। तो ये रिलेशन आपको याद होना है। आपसे फिर भी कोई पूछ सकता है कि भैया 1 रेडियन में कितना डिग्री, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो 360 डिग्री अपॉन 2 पाई विच मीन्स 180 डिग्री अपॉन पाई। आप अप्रोक्सीमेट क्या कर सकते हो? 180 डिग्री अपॉन 3.14, या अप्रोक्सीमेट कर सकते हो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 22/7। आप जब इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी? 57.18 डिग्री। आप ऐसे भी बात कर सकते हो, और आप कॉमन सेंस से भी बता सकते थे 1 रेडियन डेफिनेटली 60 डिग्री से कम होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने अभी अभी निकाला रिलेशन, तो आपको ये समझ में आ गया पाई रेडियन इज 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आदत है एंगल्स को डिग्री में देखने का, लेकिन अब ज़्यादातर जो आपकी पढ़ाई होगी उसमें रेडियन बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ग्राफ को कार्टेशियन प्लेन पे ले जाएंगे तो एंगल को हम डिग्री में नहीं शो कर सकते हैं, एंगल को हमें रेडियन में शो करना होगा। अदरवाइज
हमारे लिए वो ग्राफ बनाना इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, क्योंकि हमें दोनों रेशो को 1:1 स्केल पे रखना होता है। अब ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मैंने दे दिया है, जो कि आपको ऑलरेडी रट जाएगा वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, बट एट द सेम टाइम आप कॉमन सेंस से बता सकते हो। पाई इज 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई 6 इज 30, सो पाई बाई 6 इज 30 डिग्री। पाई बाई 4 इज 180 बाई 4, दैट इज 45। पाई बाई 3 क्या है, 180 बाई 3, दैट इज 60। पाई बाई 12 क्या होता है, पाई बाई 12 15, 12 180, तो 15 पचे 75, 75 डिग्री। पाई बाई 2 क्या होता है, 180 डिग्री बाई 2, दैट इज 90 डिग्री। 2 पाई बाई 3 क्या हो गया, 2 इंटू 3 180 बाई 3, दैट इज 360 बाई 3, दैट इज 180 डिग्री। 3 पाई बाई 4 क्या हुआ, पाई बाई 4 हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री इंटू 3 345 135 डिग्री। 3 पाई बाई 2 क्या हो गया, थ्राइस ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 हमने अभी देखा था 90 डिग्री होता है, अब 90 डिग्री इंटू 3 क्या होता है, 270 डिग्री। और 2 पाई क्या होता है, 360 डिग्री, जो अभी हमने निकाला था कि 2 पाई इज 360 डिग्री एंड पाई इज 180 डिग्री। तो इसको याद रखना है, अगर भूल जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ, हमें रेडियन का डेफिनेशन याद रखना है और हमें लेंथ ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा आपको तो पता है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, तो आप कहते हो लेंथ ऑफ आर्क इज, अगर ये लेंथ s है तो आप कहते हो s इज इक्वल टू x डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, यही कहते हो, राइट। लेकिन अगर कभी कभी एंगल क्या दिया रहता है, रेडियन में दिया होता है। यहाँ पे थीटा जो है वो डिग्री नहीं है, क्या है, थीटा रेडियन है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x डिग्री को किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ x डिग्री इंटू 2 पाई अपॉन 360 डिग्री इंटू आर, क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरा एक्चुअली में रेडियन में एंगल आ गया है। बताओ कैसे। आपको पता है कि जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि 30 डिग्री क्या है, तो आप क्या करते हो, 30 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, यही करते हो, क्या आया, पाई बाई 6। आपसे कोई पूछता है 60 डिग्री, तो आप क्या करते हो, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हो, क्या हो जाता है, पाई बाई 3। आपसे कोई, जैसे यहाँ पे आप फिर से देख लो, जैसे मैं आपसे 30 डिग्री पूछा तो आप क्या बोले, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री, क्योंकि पाई अपॉन 180 डिग्री इज 1 रेडियन। तो आपने क्या कन्वर्ट कर दिया, पाई बाई 6। आप समझ रहे हो। आपसे कोई पूछ रहा है 90 डिग्री, तो आप क्या कह रहे हो, पाई बाई 180 डिग्री, तो क्या हो गया, पाई बाई 2। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि x डिग्री रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आप बोलोगे x डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। समझ गए। तो उसी तरीके से फिर से मैं कर देता हूँ, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा। ये लेंथ ऑफ आर्क को मैंने कह दिया s, और आपको पता है s इज x डिग्री, थीटा रेडियन को मैंने क्या लिख दिया, x डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई r। 2 से मैंने 360 को कट कर दिया तो क्या हो गया, 180 डिग्री। तो x डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू r, और यही फॉर्मूला हमने अभी सीखा था रेडियन को कन्वर्ट करने का, x डिग्री इज x डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, थीटा इंटू r। तो अब आपको बहुत ही आराम से कोई पूछता है कि लेंथ ऑफ r क्या होता है, तो आप बोलते हो r इंटू थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन। अगर कोई ऐसे देता है कि ये बताओ लेंथ ऑफ r क्या है, जैसे मान लो ये दिया 30 डिग्री और ये दिया 6, तो आप लेंथ ऑफ आर्क ये नहीं बोलते हो 30 डिग्री इंटू 6, नो, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, दैट इज पाई बाई 6। और पाई बाई 6 इंटू 6, तो आप कहोगे पाई, क्या कहोगे आप, पाई। बिल्कुल उसी तरीके से आप जैसे उसमें निकालते हो 30, अगर आप ऐसे भी करते तो क्या होता, 30 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई इंटू 6, क्या हो गया, 30 से 12 गया, क्या आंसर आया, पाई। तो आपको पता है कि जब आपको रेडियन लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो आपको सिंपल एंगल इन रेडियन इनटू द रेडियस करना है, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से जब आपसे एरिया पूछा गया था तो आप एरिया बोलते थे, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बहुत ही आसानी से सोचेंगे इसको, देखो क्या होगा, मैं फिर से हाफ बाहर निकाल दूंगा, थीटा को बाहर कर दूंगा और पाई अपॉन 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया, मैंने 2 को 360 को 2 इंटू 180 कर दिया। ये तरीका क्या है, ये तरीका, और बाहर मैंने आर स्क्वायर लिख दिया। थीटा इंटू पाई बाई 80 क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा थीटा इन रेडियन। मैं फिर से इसको x डिग्री बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू x डिग्री है, तो इसको आप x डिग्री बोलो, x डिग्री और x डिग्री। आपको पता है इसको मैं रेडियन में लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू थीटा आर स्क्वायर। एंगल किस में है? रेडियन में। ये भूलना नहीं है, ये फॉर्मूला जब यूज करना है, हाफ इंटू थीटा आर स्क्वायर। इसको और फर्दर आप लिख सकते हो हाफ इंटू थीटा आर इंटू आर। थीटा आर स्क्वायर को आप थीटा इंटू आर लिखते हो, और थीटा इंटू आर अभी आपने पढ़ा था क्या होता है, थीटा इंटू आर लेंथ ऑफ द आर्क। तो मैं लेंथ ऑफ द आर्क को क्या लिख सकता हूं, हाफ इंटू एस आर। दिस बिकम्स द योर एरिया ऑफ सेक्टर। अंडरस्टैंड बच्चा? ओके, अब देखो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझना है हमें कि भैया ये जो पहला सवाल है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं अभी आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपके लिए टास्क दे रहा हूं, आपको ये घर पे सॉल्व करना है। मैं बस थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा कि क्या क्वेश्चन का क्या मतलब है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एरिया ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 10 स्क्वायर यूनिट। मतलब एक सेक्टर है, इसका एरिया दे रखा है आपको, राइट, एरिया दे रखा है, आपसे रेडियस भी दे रखा है। रेडियस क्या बोल रहा है, 3 यूनिट है। आपसे क्या बताना है, एंगल बताना है। बहुत ही डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन है, आप सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो अभी हमने निकाला है उसको आप यूज करके इस सवाल को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। आइए नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, तो ये जरूर आप सॉल्व करेंगे, जरूर सॉल्व करके आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल आईडी पे जरूर इसको सॉल्व करके अपना सॉल्यूशन भेजें। दूसरा सवाल जो है वो है, देखिए फिर से क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर इज 10 यूनिट एंड द रेडियस इज 3 यूनिट। देखिए अब क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, लेंथ नहीं दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर, ये पेरीमीटर है 10 यूनिट, आप समझ रहे हो, और रेडियस है 3 यूनिट। तो ये 3 है, तो पेरीमीटर आप निकाल सकते हो, ये हो गया 4 यूनिट। तो आपको ऑलरेडी क्या दे रखा है, सेक्टर दे, लेंथ ऑफ सेक्टर दे रखा है, और आपसे एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, एरिया। और एरिया आपको पता है क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। थीटा तो दे नहीं रखा है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसमें थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन थीटा निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हाफ आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं हाफ आर इंटू आर थीटा। आर थीटा क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। आप सीधे फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते हो, राइट। तो इस बच्चों इसको भी सॉल्व कर लेना। तीसरा सवाल है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा। पहला 2 सवाल तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था जो कि आप बड़े आराम से सॉल्व कर रहे थे। इस सवाल को देखो क्या है, मैं बस डायग्राम थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, ताकि आप घर पे जाके जब आप वीडियो ख़त्म हो तो आप बड़े आराम से सवाल को सॉल्व कर सको, या पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप हिंट नहीं सुनना चाहते हो। देखो क्या दे रखा है, लेट मी हेल्प यू विद द डायग्राम। कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखा है, एक आर और एक उससे डबल रेडियस का 2r। दीज आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब 2 पैरेलल टेंजेंट, टेंजेंट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो इनर सर्कल का टेंजेंट है, वो कट ऑफ कर रहा है आउटर सर्कल को। तो मैं अगर एक पैरेलल टेंजेंट यहाँ बनाऊं और एक पैरेलल टेंजेंट यहाँ बनाऊं, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, इसको ठीक कर लेता हूँ, ये हो गया टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट ये हो गया। नाउ दीज आर 2 पैरेलल टेंजेंट, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, राइट। तो क्या कह रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस, इसका रेडियस क्या है r और इसका रेडियस क्या है 2r। ध्यान रखना ये डायग्राम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो जब आप डायग्राम बनाओगे। तो एक छोटा सर्कल है रेडियस r का और बड़ा सर्कल है 2r का, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर सेम है। पैरेलल टेंजेंट्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके दिखा दिया है, वो बड़े सर्कल को कट ऑफ कर रहा है आर्क पे। तो आपको उस आर्क का लेंथ बताना है, मतलब आपको इस आर्क का लेंथ बताना है। किसका आर्क का लेंथ बताना है, इस आर्क का। ठीक है बच्चों, इस आर्क का लेंथ आप कैसे निकालोगे, दिमाग लगाओ, सोचो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ये एंगल कैसे निकालना है, क्योंकि आपको ये ट्रायंगल पता है, ये ट्रायंगल पता है, एंड यू नो टैंजेंट और इसके एंगल क्या होता है। मैंने काफ़ी हिंट दे दिया है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ लाइक द डिफिकल्ट वन, इसको आप बड़े आराम से पढ़ो,
नेक्स्ट क्लास में बिगिन करूंगा तो इसमें सॉल्व करूंगा, लेकिन फिर से मैं डायग्राम का हिंट दे सकता हूं। 6 इक्वल सर्कल, ईच ऑफ रेडियस r इज प्लेस दैट इट टचेज ईच अदर एट द सेंटर। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा, समझ रहे हो? कुछ ऐसा है कि 6 इक्वल सर्कल्स हैं, सब टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और डेफिनेटली इसके जो सेंटर हैं ये एक रेगुलर पॉलीगॉन बना रहा है। मतलब क्या है कि एक यूनिक सर्कल इससे डेफिनेटली पास कर रहा होगा। और 6 इक्वल सर्कल है तो हर एक सर्कल का रेडियस a है, a। तो ये जो पॉलीगॉन बन गया है, हेक्सागन जो बना है, ये जो हेक्सागन है जो मैं इधर बना रहा हूँ, ये बेसिकली 2a 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 2a। और आपको इस एरिया को निकालना है। किस एरिया को निकालना है? इस एरिया को। तो इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे? आप जानते हो, ये एरिया हम निकाल सकते हैं। इस पोर्शन को अगर मैं देखूं, ब्लैक से मैं दिखा देता हूं। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, बच्चे कंफ्यूज होंगे। इस एरिया को अगर मैं निकाल दूं तो ये 6 सिमेट्रिकल एरियाज हैं। इस एरिया को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं एरिया ऑफ सेक्टर से, और इसको मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो ये ट्रायंगल का भी एरिया मुझे बड़े आराम से पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पता कीजिए कि इसका कैसे हम निकालेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से बात करेंगे। और फिर से मैं कहूँगा, आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स, अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है। पहला चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री का, अभी जो हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें बात की, बहुत ही आसान बात की जो क्लास 10th की थी। कॉम्प्लेक्सिटी सब्जेक्ट की अब आना शुरू हो गया होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्वेश्चंस मुश्किल हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस सवाल से शुरू करेंगे कोई। और अगर आप लोग सॉल्व कर चुके हैं तो आप प्लीज़ सॉल्व करके अपना सॉल्यूशन भेजिए। मैं आपके सॉल्यूशन को आपके नाम के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। जो जो बच्चे इन चारों सवाल का बेस्ट सॉल्यूशन भेजेंगे, मैं उनकी आंसर, उनकी जो सॉल्यूशन है, मैं पूरी क्लास को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो आप लोग मेरा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। आप मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी है ranaogbs@gmail.com। आप जो भी बच्चा इसका बेस्ट सॉल्यूशन भेजेगा, आई विल पिक द बेस्ट सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन, एंड आई विल शेयर विद ऑल द स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छे से नीट डायग्राम में बताना है। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो ये है 9800057934। इसके अलावा जो बच्चा सबसे अच्छा लेक्चर नोट बनाएगा, बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में, वो भी हमारे साथ यहाँ पे शेयर कर सकता है। हम आपके नाम और इसको पूरे बच्चों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जब आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे तो मैं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा लर्निंग और कहीं नहीं होती। जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं, दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को चीज़ें बताते हैं, तो उससे ज़्यादा लर्निंग कभी नहीं होती। तो इसलिए प्लीज़ आप जो भी बेस्ट लेक्चर्स बना रहे हो वो हमारे साथ शेयर करो, मेरे साथ ईमेल आईडी पे शेयर करो। अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो खींच के भेजो, कलर्ड है तो कलर्ड भेजो, स्कैन है तो स्कैन भेजो। आई डेफिनेटली शेयर विद द होल क्लास एंड विल डेफिनेटली be grateful for your contribution. Please start contributing. At the same time, आप लोगों के पास कोई सवाल है, डाउट्स हैं, तो आप इस पे भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट्स और इससे पूछूंगा। एट द सेम टाइम मैं इस क्लास में कोई ज़्यादा क्विज नहीं दे रहा हूँ, वो 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में विल बी गेटिंग इनटू मोर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, तो उसमें हम सवाल काफ़ी करेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, एंजॉय योर स्टे एट होम। और इस अपॉर्चुनिटी को, कैलामिटी में हमें अपॉर्चुनिटी खोजना है और इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि वॉरियर हु स्वेट मोर इन ट्रेनिंग ब्लीड लेस इन वॉर। तो जितना ज़्यादा हम अपने ट्रेनिंग में अपने आप को स्वेट करेंगे, उतना स्ट्रांगली हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून। एंड बिफोर दैट आपको डेफिनेटली एक दिन अच्छे से पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ आना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।